सो कल की क्लास कहाँ तक हो गई थी, एक बार इन बता दीजिए आप सब। द मॉडर्न पॉलिटिकल साइंस आज आप लिखवाओगे। ओके, चलिए आगे बढ़ते बेटा। मॉडर्न पॉलिटिकल साइंस के बारे में पढ़ना था। तो जैसा कि हम सभी को मालूम है कि बिफोर 1945, है ना, बिफोर 1945 जो पॉलिटिकल साइंस का डिसिप्लिन माना जाता था, यानी पॉलिटिकल साइंस का जो पढ़ने का तरीका होता था वो ट्रेडिशनल होता था। कल की क्लास में हम लोगों ने डिस्कशन किया था, ट्रेडिशनल पॉलिटिकल साइंस को इन डेप्थ में डिकोड किया था हम लोगों ने। आज के सेशन में हम लोग आगे बढ़ेंगे और मॉडर्न पॉलिटिकल साइंस को समझेंगे। टाइटल दीजिए मॉडर्न पॉलिटिकल साइंस। कल मैंने वैसे टाइटल दिया भी था, आपने लिखा भी होगा, मॉडर्न पॉलिटिकल साइंस। लिखिएगा, द डिसिप्लिन ऑफ, है ना, द डिसिप्लिन ऑफ मॉडर्न पॉलिटिकल साइंस, द डिसिप्लिन ऑफ मॉडर्न पॉलिटिकल साइंस, द डिसिप्लिन ऑफ मॉडर्न पॉलिटिकल साइंस emerged just after, सर एक बार स्टार्टिंग से बोल दीजिए। है ना, द discipline of modern political science, the discipline of modern political science, है ना, emerged just after the World War II, World War II, just after the World War II, World War II, है ना, World War II। तो अमेरिका में एक इंस्टीट्यूशन है जिसका नाम है अमेरिकन पॉलिटिकल साइंस एसोसिएशन। विश्व की सबसे बड़ी इंस्टीट्यूशन है पॉलिटिकल साइंस की। इन लोगों का काम होता है कि पॉलिटिकल साइंस के क्षेत्र में जितना R&D किया जाए, कि अगर वर्ल्ड में कोई घटना घट रही है पॉलिटिक्स में तो क्यों घट रही है, तो वही इसका काम है। अमेरिकन पॉलिटिकल साइंस एसोसिएशन एक इंस्टीट्यूशन, उसका काम यही है। लिखिएगा अमेरिकन पॉलिटिकल साइंस एसोसिएशन, आगे इसमें लिखना अमेरिकन पॉलिटिकल साइंस एसोसिएशन, अमेरिकन पॉलिटिकल साइंस एसोसिएशन, एसोसिएशन प्रमोटेड मॉडर्न पॉलिटिकल साइंस, promoted modern political science, है ना, promoted modern political science। ठीक है, मॉडर्न पॉलिटिकल साइंस, मॉडर्न पॉलिटिकल साइंस। तो अमेरिका क्या है, अमेरिका मॉडर्न पॉलिटिकल साइंस को प्रमोट करने वाला पहला ऐसा कंट्री बना था। तो अगर आपके मन में अगर प्रश्न आए कि सर यहाँ पर मॉडर्न पॉलिटिकल साइंस माने, बेटा ऐसा है कि मॉडर्न पॉलिटिकल साइंस का मतलब कि इतना समझ जाइए कि जो पॉलिटिकल साइंस में ना, ट्रेडिशनल में क्या होता था, ज्यादातर जो चीजें बात होती थी फिलोसफिकल होती थी। मॉडर्न पॉलिटिकल साइंस में अगर हम मॉडर्न जो टर्म है ये डिनोट करता है बेसिकली साइंटिफिक थ्योरी से, यानी साइंटिफिक थिंकिंग से, है ना। तो लिखिएगा हियर द टर्म मॉडर्न डिनोट्स, 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 डिनोट्स इन पॉलिटिकल साइंस, इन पॉलिटिकल साइंस, इन पॉलिटिकल साइंस is the use of, in political science is the use of scientific methods, scientific methods, scientific methods, scientific methods, scientific methods, methods, comma, represent the theories, represent the theories, represent the theories, represent the theories, the theories which are, which are scientific in nature, साइंटिफिक इन नेचर। तो ट्रेडिशनल पॉलिटिकल साइंस में क्या होता था कि ज्यादातर फिलोसफिकल बातें होती थी। अगर इक्का तुक्का अगर चिंतकों को छोड़ दिया जाए, थिंकर्स को, जैसे कार्ल मार्क्स, तो उसके अलावा जितने लोग थे सारे फिलोसफर थे। मतलब फिलोसफर मतलब जो यूटोपियन बातें किया करते हैं, थोड़ा मोड़ा रियलिटी का भी तड़का उनके थॉट में दिखता था, कंप्लीटली साइंटिफिक बात नहीं किया करते थे। लेकिन आफ्टर 1945
जैसा कि मैंने कहा कि 1945 में जो बेसिकली सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म हुआ तो बहुत सारे थिंकर्स तो इस टेंशन में हो गए कि भाई ऐसा क्यों हो रहा है। क्या जितने भी 2000 ईयर से जितने भी पॉलिटिकल साइंटिस्ट थे, लोगों ने जो पॉलिटिकल थॉट दिया, क्या उसका कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ा जमीनी स्तर पे? यानी इसका मतलब जो बातें किया करते थे सिर्फ बातों में रह गई, जमीनी स्तर पे दिखी नहीं। इसलिए 1945 के बाद जब अमेरिकन एसोसिएशन, अमेरिकन पॉलिटिकल साइंस एसोसिएशन नाम के एक इंस्टीट्यूशन का एस्टेब्लिशमेंट किया गया अमेरिका के द्वारा। और उस पर्टिकुलर इंस्टीट्यूशन ने ये क्या किया कि मॉडर्न पॉलिटिकल साइंस को बहुत प्रमोट किया। अब मॉडर्न पॉलिटिकल साइंस अब सुनो तो बस एक ही चीज समझना कि पॉलिटिकल साइंस, ट्रेडिशनल पॉलिटिकल साइंस को थोड़ा सा उसमें साइंटिफिक तड़का लगा दिया गया, मतलब वो साइंटिफिक उसको कर दिया गया, साइंटिफिक और थोड़ा सा एक्सपेरिमेंटेड फॉर्म में बताया गया कि अगर ये थ्योरी है तो उसको ग्राउंड लेवल पे कैसे लागू किया जाएगा। ये दो चीजें हुई एंड दैट वाज द रीजन जिसके कारण हम मॉडर्न पॉलिटिकल साइंस कहते हैं। तो ट्रेडिशनल पॉलिटिकल साइंस और मॉडर्न पॉलिटिकल साइंस में यही डिफरेंस है। कोई एक्सपेरिमेंटेड नहीं था, ये एक्सपेरिमेंटेड है, वो ग्राउंड लेवल पे लागू नहीं हुआ, यहाँ पे करवाया जा रहा है, वो साइंटिफिक नहीं था, ये साइंटिफिक है। लिखिएगा, हियर इंटरेस्टिंगली, हियर इंटरेस्टिंगली, हियर इंटरेस्टिंगली, हियर इंटरेस्टिंगली, इंटरेस्टिंगली, हियर इंटरेस्टिंगली, द टर्म साइंटिफिक मीन्स, द टर्म साइंटिफिक मीन्स, अब यहां पे जो साइंटिफिक टर्म है इसका मतलब क्या है? द टर्म साइंटिफिक मीन्स, द टर्म साइंटिफिक मीन्स, पहला लिखना, द टर्म साइंटिफिक मीन्स, पहला लिखना बेटा, पहला लिखिएगा, साइंटिफिक मीन्स, साइंटिफिक मीन्स which are empirical based, which are, which are empirical। हालांकि साइंटिफिक मतलब तो आप लोग मालूम है, लेकिन थोड़ा और समझ लीजिए। एम्पेरिकल यानी फैक्ट। एम्पेरिकल जहां वर्ड यूज हो तो समझ जाना कि इसका मतलब फैक्ट होता है। पॉलिटिकल साइंस में या फिर सोशियोलॉजी, जैसे जैसे हमारा पॉलिटिकल साइंस में जहां जहां एम्पेरिकल यूज हो तो समझ जाना ये फैक्ट की बात कर रहा है। विच आर एम्पेरिकल फैक्ट बेस्ड, नॉट नॉर्मेटिव बेस्ड, नॉट नॉर्मेटिव बेस्ड, नॉट नॉर्मेटिव बेस्ड। नॉर्मेटिव, नॉर्मेटिव मतलब आइडिया और वैल्यू बेस्ड, नॉर्मेटिव मतलब आइडिया और वैल्यू बेस्ड, आइडिया और वैल्यू बेस्ड। तो मैंने तो ऑलरेडी कहा आपको कि साइंटिफिक टर्म आ गया तो इसका मतलब अपने आप में थोड़ा लॉजिकल हो गया, एक्सपेरिमेंटेड हो गया। लेकिन चूंकि यहाँ पर हम लोग को एग्जाम के लिए थोड़ा सा और डेप्थ में लिखना है तो उसको आराम आराम से समझते हुए लिख रहे हैं, मैं ध्यान से बताने का प्रयास कर रहा हूँ। यहाँ साइंटिफिक का मतलब बताया जा रहा है कि वैसी चीज जो फैक्ट बेस्ड हो, कि अगर जो थिंकर्स ये बातें कर रहे हैं क्या वो सही ग्राउंड लेवल पर उतारा जा सकता है कि नहीं, या सिर्फ ऊपर ऊपर की बातें हैं। जैसे नॉर्मेटिव में क्या होता है? आइडिया। भाई ट्रेडिशनल पॉलिटिकल साइंस में ज्यादातर नॉर्मेटिव यानी आइडिया और वैल्यू को ज्यादातर इंपॉर्टेंस दिया जाता था कि ये होना चाहिए, ये होना चाहिए, लेकिन होगा कैसे ये कौन बताएगा? तो होगा कैसे 1945 के बाद मॉडर्न पॉलिटिकल साइंस में प्रोसेस बताएगी। हर एक पुरानी थ्योरी जो बस यूटोपियन थी, अब उसका एक्सपेरिमेंटेड फॉर्म मॉडर्न पॉलिटिकल साइंस में समझाया गया। अब चूंकि एक्सपेरिमेंटेड फॉर्म बताया जा रहा है तो इसलिए साइंटिफिक हो गया। साइंटिफिक तो कहोगे ना। अभी चूंकि आपको लग रहा होगा कि सर ये क्या आप पढ़ रहे हैं, सर बेटा बहुत इजी है, कुछ नहीं है, मतलब कुछ सोचो ना, जो मैं कह रहा हूँ क्या इतने टफ कंसेप्ट हैं? ये हमारी रियल लाइफ में भी यूज होती हैं। अब इसका दूसरा मतलब लिखो, है ना, विच आर ड्रिवन बाय डेटा। साइंटिफिक मतलब दूसरा क्या हो सकता है? विच आर ड्रिवन बाय डेटा। ऐसे हालांकि साइंटिफिक नामे सुनकर आप लोग को मालूम चल गया होगा क्या हो सकता है, लेकिन फिर भी हम लोग लिख लेते हैं। अगर ये नहीं भी लिखोगे तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि आपको तो मालूम है ये है। विच आर ड्रिवन बाय डेटा, विच आर ड्रिवन, विच आर ड्रिवन बाय, सॉरी फॉर दैट, विच आर ड्रिवन बाय डेटा, जो डेटा से संबंध रखता हो। तो मॉडर्न पॉलिटिकल साइंस में ऊपर ऊपर की बातें नहीं की गई, एक्सपेरिमेंटेड बातें की गई। आज हम लोग जो जिस एरा में रह रहे हैं, मॉडर्न पॉलिटिकल साइंस का एरा है ना। यूज ऑफ क्वांटिटेटिव टेक्निक्स। थर्ड, साइंटिफिक का मतलब और एक क्या हो सकता है? यूज ऑफ क्वांटिटेटिव, है ना, क्वांटिटेटिव टेक्निक्स। साइंटिफिक माने क्या होगा बताओ? क्वांटिटेटिव टेक्निक्स हो सकता है कि नहीं? अब बोलोगे सर क्वांटिटेटिव टेक्निक मतलब सर बेटा स्टैटिस्टिक्स, स्टैटिस्टिक्स लिख लो, स्टैटिस्टिक्स कॉमा, स्टैटिस्टिक्स हो गया कॉमा, कॉमा नंबर, है ना,
तो मुझे बताओ, हम किसी चीज को साइंटिफिक कब कहेंगे कृष्णा? तभी कहेंगे ना जब उसमें कुछ डेटा हो, लॉजिक हो, नंबर हो, स्टैटिस्टिक्स हो, है ना? ये सारी चीजें हमें दिखेंगी तब तो हम मानेंगे ना, कुछ उसमें चीजें हमें दिखे जो लॉजिकल दिखे, तभी ना मानेंगे कि कोई चीज साइंटिफिक है। हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में फंडामेंटल ड्यूटी में एक टर्म यूज किया गया, साइंटिफिक टेम्परामेंट। उसका मतलब क्या हुआ बेटा? And what is the meaning, Tanya? What is the meaning of scientific temperament in the fundamental duty of the Indian Constitution? It is the meaning कि भाई साइंटिफिक टेम्परामेंट मतलब क्या हुआ? कि आप लॉजिकल रहिए, सुपरस्टिशन में फंसे मत रहिए, बी एक्सपेरिमेंटेड, थोड़ा सा एक्सपेरिमेंटेड फॉर्म में रहना चाहिए आदमी को। ऐसा नहीं कि जैसे अभी फॉर एग्जांपल आज हमारे बिहार यूपी में अगर आप इमोशन को मतलब यूज करना सीख गए तो आप कोई बड़े फैकल्टी बन सकते हो, स्टार बन सकते हो, कुछ भी बन सकते हो। क्योंकि बिहार यूपी में लोग ज्यादा इमोशनल है, खासतौर पर इंडिया के लोग अधिकतर इमोशनल है। ये चीज समझने वाली बात है। और ये जो इमोशनल लोग होते हैं वो साइंटिफिक नहीं हो सकते हैं। ठीक है, तो साइंटिफिक और इमोशनल ये दोनों अलग अलग चीजें हैं। ठीक है ना? तो कह रहा है कि मॉडर्न पॉलिटिकल साइंस थोड़ा साइंटिफिक रही है ना, साइंटिफिक यानी इसमें साइंटिफिक का तड़का लगाया गया। सो एक ही चीज है जो डिफरेंस क्रिएट करती है ना? किसके किसके बीच में डिफरेंस क्रिएट करती है ट्रेडिशनल और मॉडर्न पॉलिटिकल साइंस में? दैट इज साइंटिफिक इन नेचर। इतना याद रखना। चले आगे बढ़ते हैं भाई। चलो अब ऐसा करो, एक टर्म लिखो, वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट। अब हम लोग का टॉपिक शुरू होगा। तो इतना तो आपको समझ में आ गया कि ट्रेडिशनल मॉडर्न पॉलिटिकल साइंस क्या है। ट्रेडिशनल में क्या था बच्चों? मेघना क्या था बेटा? द फिलोसफिकल थिंग्स, नोट्स, एक्सपेरिमेंटेड। कोई वहां पे एक्सपेरिमेंट साइंटिफिक का जो साइंटिफिक पार्टिसिपेशन नहीं था। उस समय एक चीज रहता था, सिर्फ नॉर्मेटिव आइडिया चलती थी। लेकिन मॉडर्न पॉलिटिकल साइंस में क्या हो गया बताओ जल्दी? नॉर्मेटिव की जगह क्या हो गया? नॉर्मेटिव की जगह इंपेरिकल हो एक्सपेरिमेंट। गया। हाँ, इंपेरिकल मतलब, साइंटिफिक है ना? इंपेरिकल मतलब क्या होता है, कौन बताएगा? फैक्ट फैक्ट बेस्ड डेटा। ओके, चलो मैं एक लाइन बोल रहा हूं, आप लोग मुझे पकड़ कर बताओ कि क्या ट्रेडिशनल पॉलिटिकल साइंस का ये लाइन है या फिर मॉडर्न पॉलिटिकल साइंस। मैंने कहा कि कोई भी सरकार, ध्यान से सुनना, कोई भी सरकार अगर करप्शन कर रही है तो उसका जो सबसे बड़ा जो कारण है उसकी वैल्यू सिस्टम है। उसकी वैल्यूज उसको बचपन में उनके माँ ने जो सिखाया उसी के आधार पर ये उनके अंदर ये गलत फीचर डेवलप हुआ ओवर द टाइम। ये लाइन या ये एक्सप्लेनेशन किस कैटेगरी में आ सकता है? सर मॉडर्न पॉलिटिकल सर थॉट में ट्रेडिशनल आएगा। सर। मॉडर्न में आएगा मेघना? सर ट्रेडिशनल। किसमें आएगा बेटा? तान्या, मेघना, स्वीटी, वर्षा? सर मॉडर्न। सर ट्रेडिशनल मॉडर्न सर। में आएगा। सर ट्रेडिशनल में आएगा सर, क्योंकि ट्रेडिशनल, तो ये मैंने कोई वैल्यू डाटा बेस मैंने नहीं है वैल्यू की सर ना। बात की है। तो वैल्यू में आ गया, डाटा बेस तो है नहीं कोई कोई कहीं पे लिखा हुआ है। है ना, मैंने वैल्यू की यहाँ पे बात की ना, यहाँ पे कोई डेटा तो है नहीं। अब जैसे ही मैं बोल देता कि कोई भी अगर सरकार करप्शन कर रही है, उसके सबसे पीछे उसका जो कारण है, उसकी फैमिली एक सबसे बड़ा रीजन है ना? एक उस तरीके का ट्रांसपेरेंसी नहीं है डिपार्टमेंट में। ये थोड़ा सा क्या लग रहा है, ये प्रैक्टिकल लग रहा है कि नहीं लग रहा है ना? तो ये बहुत माइनर डिफरेंस है। कुछ समझ में आ रहा है क्या मेघना बेटा? गेटिंग द यस पॉइंट? सर। अच्छा चलो एक और लाइन बोल रहा हूं, मुझे बताओ डिफरेंशिएट करके। एवरी ह्यूमन इज पॉलिटिकल इन नेचर। ये मॉडर्न पॉलिटिकल साइंस का लाइन है। ट्रेडिशनल, हर आदमी राजनीतिज्ञ है, राजनीति का हिस्सा है। सर मॉडर्न। मॉडर्न का है। लेकिन अगर मैं बोलूं एवरी ह्यूमन इज बिलोंग्स टू पॉलिटिकल फिलॉसफी या पॉलिटिकल लाइफ, दोनों में डिफरेंस है। जहां पे बेटा थोड़ा सा एक्सपेरिमेंट देखे ना, समझ जाओ कि मॉडर्न पॉलिटिकल साइंस का है वो हिस्सा। जहां पे लगे कि यार ये फिलोसफिकल बातें हो रही है ना? जैसे एन अनएग्जामिन्ड लाइफ इज नॉट वर्थ लिविंग। अपने जीवन को बिना समझे जीने योग्य नहीं है। ये लाइन बताइए किस में सूट करता है, ट्रेडिशनल में या मॉडर्न में? सर ट्रेडिशनल में। ट्रेडिशनल में। तो अगर आपको कोई भी वर्ड है, अगर उसको आपको पकड़ना है कि यार ट्रेडिशनल है मॉडर्न है, बस एक ही चीज समझना, साइंटिफिक है कि नहीं, मतलब वो ग्राउंड लेवल पर उतारने योग्य है कि नहीं, या सिर्फ आइडियलिस्टिक बात है। बहरहाल यूपीएससी इस तरीके के क्वेश्चन नहीं पूछती, लेकिन मैं आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए सब समझा रहा था। तो चलिए, ये तो हमने आप सभी को लिखवा दिया। अब एक काम करते हैं, है ना? चलिए सबसे पहले लिखिए, एक टर्म लिखिए, है ना? टर्म लिखिए सबसे पहले। लिखो वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट, लिखकर डैश दीजिए। वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट में लिखिए, वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट में, 1 सेकंड में पानी पी लेता हूं।
है ना। वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट में अगला टाइटल दो बेटा, पैराग्राफ बदल कर लिखना। वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट की जब हम बात करते हैं तो इसमें लिखिएगा, है ना, लिखो वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट बेसिकली बिलोंग्स टू डैश देकर लिखना। वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट बेसिकली ओरिजिनेटेड, ऐसे लिखो, पॉलिटिकल थॉट, है ना, पॉलिटिकल थॉट, ठीक है, बेसिकली ओरिजिनेटेड, बेसिकली originated originated from the ancient Greece, from the ancient Greece। तो बोलोगे सर ये ग्रीस कहाँ है? सर बेटा मैं फटाफट बताता हूँ। ये मान लो हमारा यूरोप है, ये मान लीजिए कि हमारा ये अफ्रीका का रीजन है, यह यूके हो गया। कुछ मैप क्लियर हो रहा है क्या बेटा? आप लोग वीडियो ऑन कर सकते हैं, उससे थोड़ा मैं भी रिलेट कर पाऊंगा, क्योंकि थोड़ा ना क्लासरूम वाली फीलिंग आएगी तो मैं थोड़ा और अच्छे से समझा पाऊंगा आप लोग को। अच्छा ये वाला एरिया किस क्या बोलते हैं इसको? वर्षा, दिस इज मेडिटेरेनियन सी, है ना, इसको क्या बोलते हैं बेटा? मेडिटेरेनियन सी। मुझे बताओ, जस्ट यहीं पे इटली है, ग्रीस है, याद रखना। यहाँ पर पड़ जाता है, ये अरेबियन कंट्रीज पड़ जाती हैं, सऊदी अरबिया वगैरह, और यहाँ पे हमारा प्यारा भारत है। तो ये मैप मैंने रफ मैप बनाया है सो दैट कि आप सभी इसको समझ पाए। तो ये जो वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट है, मतलब पहली बार पॉलिटिक्स को लेकर जब बात की जाने लगी वो ग्रीस में की जाती थी, ग्रीस से स्टार्ट हुई थी। लिखिएगा इसमें, एंड व्हेन इट कम्स टू द वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट, and when it comes to the western political thought, and when it comes to the western political thought, there were two thinkers, there were two thinkers, there were two thinkers, two thinkers, there were two thinkers who were considered, who were who were considered as the representative of ancient Greece, the representative of ancient Greece। तो पॉलिटिकल साइंस का जन्म ग्रीस से हुआ, और ग्रीस का जब नाम लेते हैं एंशिएंट ग्रीस का, यानी पुरानी प्राचीन ग्रीस का, आज के 2500 ईयर्स अगो, 2400 ईयर्स अगो का, तो उसमें दो ही लोगों का नाम हमारे दिमाग में आता है। रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द एंशिएंट ग्रीस, द फर्स्ट वन, एंशिएंट ग्रीस, और जहां लिखना ना बेटा ग्रीस, वहां पे ऐसे ऐसे डैश दे देना, एंशिएंट ग्रीस। और पहला लिखना प्लेटो, ठीक है बेटा, प्लेटो। और दूसरा लिखो बेटा एरिस्टोटल, एरिस्टोटल। अब हम लोग मेन पॉइंट पे आ चुके हैं, प्लेटो एंड एरिस्टोटल, एरिस्टोटल, प्लेटो एंड एरिस्टोटल। तो पूरे ग्रीस का, चूंकि पॉलिटिकल साइंस का जन्म हुआ एंशिएंट ग्रीस में, ग्रीस के मतलब आज के 2400 ईयर्स अगो, तो इसलिए हम लोग कहते हैं एंशिएंट ग्रीस, उस टाइमलाइन को एंशिएंट ग्रीस कहते हैं। और उस टाइमलाइन में यू विल अमेज दैट, उस टाइमलाइन में दो ही ऐसे रिप्रेजेंटेटिव थिंकर्स थे जिनका पूरे वर्ल्ड में बोलबाला था, जिनको बेसिकली कंसिडर किया जाता है कि दे वर द रियल पर्सन हु आर बेसिकली कनेक्टेड विद द पॉलिटिकल साइंस। ये तो एक बात हुई, लेकिन मैं चाहता हूं यहां पर आप सभी थोड़ा ध्यान दें जो बताने वाला हूं आप लोग को। क्या बताने वाला हूं भाई? तो यहां पर जिन पर्सन का मैंने नाम लिया प्लेटो एंड एरिस्टोटल का, इनके बारे में लिखने वाले, लिखो हियर प्लेटो। मैंने वैसे लिखवा दिया, लेकिन कई बार रिपीटेड होती है, कई चीजें आप पॉलिटिकल साइंस में रिपीटेड होती हुई नजर आएंगी, क्योंकि समझाने के क्रम में ऐसा होता है। हियर प्लेटो इज कंसिडर्ड एज, हियर प्लेटो इज कंसिडर्ड एज, considered as considered as the father of political philosophy। अब चूंकि मुझे पॉलिटिकल फिलॉसफी होता है क्या मुझे समझाने की जरूरत नहीं, क्योंकि मैंने बता दिया है, फादर ऑफ पॉलिटिकल फिलॉसफी, पॉलिटिकल फिलॉसफी, फादर ऑफ पॉलिटिकल फिलॉसफी, फिलॉसफी, एंड एरिस्टोटल, एंड Aristotle was considered as the father of political science, as the father of political science। मैंने पॉलिटिकल साइंस और पॉलिटिकल फिलॉसफी की डिफरेंस बता दी है। फादर ऑफ पॉलिटिकल साइंस, पॉलिटिकल साइंस,
फादर ऑफ पॉलिटिकल साइंस। मैं हड़बड़ा कर नहीं बढ़ रहा, चूंकि ऑप्शनल है, आराम आराम से चलना है, रिलैक्स होकर पढ़ना है। फादर ऑफ पॉलिटिकल साइंस, फादर ऑफ पॉलिटिकल साइंस, फादर ऑफ पॉलिटिकल साइंस। एक बहुत बड़े थिंकर हुए जिनका नाम था व्हाइट हेड। क्या नाम था उनका बेटा? व्हाइट हेड। तो उनका कहना है, लिखो, एज व्हाइट हेड सेज, इसके बाद लिखिएगा पैराग्राफ बदलकर, एज व्हाइट हेड सेज, जैसा कि व्हाइट हेड कहते हैं, है ना, एज व्हाइट हेड सेज, 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 है ना, व्हाइट हेड सेज। तो सवाल ही खड़ा होता है, सर व्हाइट हेड कौन थे? तो लिख लो, व्हाइट हेड वॉज द ब्रिटिश, व्हाइट हेड वॉज द ब्रिटिश, व्हाइट हेड वॉज द ब्रिटिश थिंकर, ब्रिटिश थिंकर, born in 1861, born in 1861, born in 1861, and died in the 1947, and died in the 1947, died in the 1947, 1947, 1947, सेज, सेज तो लिखिए थे 1947, है ना, 1947, 1947, है ना। लिखो भाई इसमें 1947, ये क्या कहते हैं, लिखो 1947 में यहाँ पे बच्चों ये कर देता हूं, पेज बदल देता हूं, 1947। तो व्हाइट हेड क्या कहते हैं? कहते हैं ये, लिखो डैश कर, सेज के बाद ऐसे लिखना, एपिस्ट्रॉफ देकर, द वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट, ये लाइन याद रखना, वीवीआई कर लो, द वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट। अगर इसको समझ गए ना तो पूरा ही थिंकर को पढ़ना आपके लिए आसान हो जाएगा, मतलब वो कोई दिक्कत ही नहीं रहेगा। इस व्यक्ति के इस स्टेटमेंट को समझ गए तो आपके लिए पॉलिटिकल साइंस का जो थिंकर पढ़ने वाले हो ना, ग्रामसी, कार्ल मार्क्स, थॉमस हॉब्स, अन्ना अरेंड, सिलेबस देखे होगे, प्लेटो, एरिस्टोटल, ये सब को समझ जाओगे अगर इस लाइन को समझ गए तो। व्हाइट हेड क्या कहते हैं? कहते हैं द वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट इज नथिंग, इज नथिंग, इज नथिंग, इज नथिंग but footnotes to Plato and Aristotle, but footnotes, but footnotes, notes of Plato and Aristotle, Aristotle, Plato and Aristotle, Plato and Aristotle, Plato and Aristotle, प्लेटो एंड एरिस्टोटल। व्हाइट हेड का कहना है कि जितने भी थिंकर्स को आप पढ़ने वाले हैं वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट में, यानी पॉलिटिकल साइंस में, ये कुछ नहीं है, दे आर नथिंग। ये सिर्फ एक ही चीज को लेकर ये थिंकर बने हैं। वो क्या है? जो बातें प्लेटो अरिस्टोटल ने की हैं अपने जीवन भर में, उसी को घुमा फिरा के उसी के बारे में डिस्कशन कर रहे हैं ये। इसलिए आप अगर प्लेटो और अरिस्टोटल को पढ़ चुके तो पूरा वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट जो भी आपका है, जितने भी लोग हैं, उनको आप ऐसे ही समझ जाओगे। कैसे समझोगे? कि भाई अगर ग्रामसी है तो ले देकर वही बात कर रहा होगा, प्लेटो अरिस्टोटल को टारगेट कर रहा होगा या सपोर्ट कर रहा होगा। समझ रहे हो? अगर हॉब्स है तो प्लेटो या अरिस्टोटल के ही, मतलब समझ रहे हो ना, उन्हीं के बारे में बात कर रहा होगा। अब चूंकि वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट हंड्रेड्स प्लस है, आपको तो यूपीएससी ने दिया है 8+ के बारे में पढ़ने के लिए, 8 के लगभग आसपास आपको पढ़ना है। तो आप इन दोनों को समझ गए तो पूरा आप समझ गए, पूरी डेप्थ समझ गए पॉलिटिकल साइंस की। पॉलिटिकल साइंस इन द सेंस सभी थिंकर्स को समझ गया। लिखिएगा, दिस इज द, लिखो, दिस इज द स्टेटमेंट, पैराग्राफ बदलकर, दिस इज द स्टेटमेंट, दिस इज द स्टेटमेंट which signifies, which signifies, which signifies, which signifies the role of, the role of Plato and Aristotle, Plato and Aristotle, Plato and Aristotle, Aristotle in the Western political thought history, in the Western political thought history, in the Western political thought history, history। तो
तो ये लाइन व्हाइट हेड की अपने आप में समझा देती है कि प्लेटो और एरिस्टोटल का क्या महत्व है वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट के कैटेगरी में। कई थिंकर्स आए और आएंगे और जाएंगे ऑफ कोर्स, बट प्लेटो और एरिस्टोटल का जो कद है ना वो एक अपने लेवल पे है, और जितने भी थिंकर हैं उनके बच्चे हैं, एज व्हाइट हेड से, जैसा व्हाइट हेड ने कहा। आगे लिखो बेटा, पैराग्राफ बदलकर, एरिस्टोटल वॉज कंसिडर्ड, एरिस्टोटल वॉज कंसिडर्ड। अभी हम लोग अपने यूपीएससी पीएसआर सिलेबस का वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट कर रहे हैं, अभी प्लेटो में नहीं घुसे हैं, सिलेबस देख लेना एक बार से, वो भी वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट समझ रहे थे इतने 3 दिन से, है ना, क्योंकि शुरू में ना बहुत समय है, देखो प्लेटो को पढ़ने में लगभग 6 से 7 दिन लग जाता है। जैसा कि मैंने कहा प्लेटो अरिस्टोटल सबसे इंपॉर्टेंट वेस्टर्न पॉलिटिकल थिंकर, तो ऑफकोर्स अगर इनको पढ़ने में समय लग रहा है तो जितने भी थिंकर है उनको ज्यादा समय नहीं लगेगा, क्योंकि अगर तुम इनको समझ गए तो उनको पढ़ते वक्त वही चीजें रिपीट होंगी, तो इसलिए उसमें ज्यादा समय नहीं लगेगा, है ना। इनको बढ़िया समझना है, प्लेटो अरिस्टोटल को हमें। अरिस्टोटल वॉज कंसिडर्ड एज ग्रेटेस्ट डिसाइपल, है ना, ग्रेटेस्ट डिसाइपल, ग्रेटेस्ट डिसाइपल ऑफ प्लेटो। प्लेटो का बहुत बड़ा छात्र था, अपना सब कुछ मानता था, लेकिन वो कहा जाता है ना कि छात्र ही सबसे बड़ा सपोर्टर होता है और छात्र ही सबसे बड़ा क्रिटिक होता है। आप सभी बच्चे मेरे सबसे बड़े सपोर्टर भी हैं और सबसे बड़े क्रिटिक भी हैं। मैं अपने गुरु का सबसे बड़ा सपोर्टर भी था और क्रिटिक था। क्यों भाई? क्रिटिक होना गलत बात नहीं है, बल्कि इसमें अच्छी बात क्या है कि मैं चूंकि अपने गुरु को जानता हूं कि गुरु जी आप बहुत ऐसे करते, ऐसा मत बोलिए, हमको बड़ा बुरा लगता है, लोग क्या कहेगा। इट मीन्स यू आर अ ग्रेटेस्ट क्रिटिक। इस प्रकार का क्रिटिक था एरिस्टोटल प्लेटो का। जब लोग दूसरी कोई बुराई करते थे प्लेटो को, तो अरिस्टोटल कहता था गुरु जी एकदम ये सही बात है, आपके अंदर एक कमी है, उसको रिफॉर्म कीजिए, मॉडिफाई कीजिए। इसका मतलब ये नहीं कि अरिस्टोटल लव नहीं कर रहा अपने गुरु से, लव बहुत कर रहा है। तो जो लोग आपकी सबसे ज्यादा बुराई करते हैं वो आपके अपने होते हैं। सो मिला जुला के बुराई कर रहा है, वो अधिकतर पराये लोग ही वैसे करते हैं। जो आपका हक में बात करेगा आपकी बुराई खूब करेगा वो। Aristotle was considered as greatest disciple of Plato, as well as greatest critics, greatest critics, critics, greatest critics, critics, greatest critics, greatest critics, greatest critics, है ना, ग्रेटेस्ट क्रिटिक्स। क्या भाई? ग्रेटेस्ट क्रिटिक्स है, क्रिटिक्स है। चलिए तो एक बात हो गई। अब मैं चाहता हूं कि यहाँ पे कुछ चीजों को समझिए। ऐसा है, अब बोलोगे सर क्या आप बताना चाहेंगे सर कि मतलब कौन सी ऐसी मोस्ट फेमस थिंकिंग रही प्लेटो की जिसको अरिस्टोटल ने बुराई किया था? ऑफ कोर्स सर बहुत सारे ऐसे थॉट होंगे प्लेटो के जिसको अरिस्टोटल ने बुराई किया होगा, लेकिन सर एक लाइन अगर बोलना चाहें, बट बच्चों में एक चीज यहाँ बताना चाहता हूँ। जो प्लेटो था ना, प्लेटो को माना जाता है आइडियलिस्ट थिंकर। ये कहीं लिखना वहीं पर लिख लेना, ऐसे ही लिख लेना, जहां प्लेटो लिखे था ऐसे लिख लेना, आइडियलिस्ट थिंकर, या नोट में भी लिख लेना। प्लेटो एक आइडियलिस्ट थिंकर था। आइडियलिस्ट का मतलब होता है जो हवाओं में, हवा मतलब नहीं होता है कि काश ऐसा हो जाता, वाह क्या मौसम होता, घर में होते, नहीं होता है। जो सपनों में जीता है, जो यूटोपियन बातें करता है, जिसका सच्चाई से कोई लेना देना नहीं है, हमेशा अच्छी अच्छी बात करेगा, ऐसा लगेगा उसके सामने बैठ जाओ तो आप पॉजिटिव हो जाओगे, लेकिन उसका रियलिटी से कोई लेना देना नहीं है। कि देश में ऐसे ऐसे किंग होने चाहिए, लोगों पे फोकस करना चाहिए, ऐसा राजा होना चाहिए, भगवान राम जैसा राजा होना चाहिए, वो संभव है क्या? ये बिल्कुल संभव नहीं है। तो ये एक प्रकार से यूटोपियन थिंकर था। यूटोपियन थिंकर मतलब जो ड्रीम, काल्पनिक, इमेजिनेटिव बातें करता हो, तो इसलिए इसको आइडियलिस्टिक थिंकर कहा गया। लेकिन इसका जो स्टूडेंट था वो कहता था गुरुजी सब तो अच्छा है आप में, ये कौन सी बात हुई कि फिलोसफर किंग होना चाहिए, है ना, जिससे कि लोगों की सभी समस्याएं खत्म हो जाए, वैसा किंग आज के समय में मिलेगा क्या गुरुजी? मैं अपने लैंग्वेज में बोल रहा हूँ। अरिस्टोटल वाज सेइंग कि आज के समय ऐसे लोग मिलेंगे? अगर आपने बोला है कि ये चीज होना चाहिए तो उसका बताइए ना प्रैक्टिस कि कैसे होगा। होना चाहिए ठीक है, लेकिन उसका कोर्स ऑफ एक्शन बताइए, प्रोसेस बताइए, कैसे उसको लागू किया जाएगा। और इसी बात को लेकर सारी कुछ बहुत सारी बातों को लेकर अरिस्टोटल एग्री नहीं करता है प्लेटो के साथ। लेकिन ये जो एक सबसे बड़ी जो लाइन है कि प्लेटो वाज आइडियलिस्टिक, प्लेटो के आइडियलिस्टिक नेचर के कारण, नेचर उसकी जो थी प्लेटो की, स्वभाव जो था आइडियलिस्टिक स्वभाव, आदर्शवादी स्वभाव, उससे बड़ी नफरत करता था अरिस्टोटल।
कि ये कौन सी बात हो गई कि ये कर लीजिए, ये होना चाहिए? भाई कैसे करना है, प्रोसेस बताओ। अरिस्टोटल वो सही। तो वही अरिस्टोटल प्लेटो की जितनी भी बातें हैं उसको सही ठहराता, लेकिन प्रोसेस चूंकि उन्होंने नहीं बताते, इसलिए अरिस्टोटल ने क्रिटिसाइज किया था प्लेटो को। और इसलिए अरिस्टोटल ने अपनी पूरी जीवन में क्या किया कि प्लेटो की बताई हुई सभी थ्योरीज को कैसे ग्राउंड लेवल पे लागू करना, उसी को बताने में अपना जीवन गुजार दिया। और इसीलिए अरिस्टोटल को प्रैग्मेटिक थिंकर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? प्रैग्मेटिक थिंकर। कहीं लिखना है तो लिख लो। प्रैग्मेटिक थिंकर मतलब जो प्रैक्टिकल बातें करता हो, प्रैग्मेटिक थिंकर। सर काश ऐसा होता, मैं आईएएस बन जाता या बन जाती, फिर मैं निकलती एकदम गाड़ी से। नहीं होता बेटा, है ना? तान्या, ये मेघना, कुणाल, ये सारे बच्चों ने मेरे से बोला है आप सभी अभी क्या करो बेटा, आइडियलिस्टिक बातें कर रहे हो। लेकिन आपको किसके जैसा बनना है बेटा, बताओ जल्दी। किसके जैसा बनना है तान्या, मेघना? Aristotle. अरिस्टोटल जैसा। Aristotle. अच्छा ये बताओ मुझे, आप सभी बच्चे बताइए, जितने भी यूपीएससी की तैयारी कर रही है जनता, क्या सभी जनता आइडियलिस्टिक है ना? भाई कुछ ही कुछ छोड़ दिया जाए तो अधिकतर जनता क्या, बताओ मुझे, आइडियलिस्टिक है कि नहीं? Yes, sir. बट व्हाट वी हैव टू बी, हमें क्या बनना बेटा? प्रैग्मेटिक। कि ठीक है आईएएस बनना है, आई हैव टू स्कोर दैट 150 मार्क्स इन द जीएस1 व्हिच इज नॉट डिफिकल्ट अगेन इन द मेंस। तो अगर हमें स्कोर करना है तो हम प्रैक्टिकलिटी पे बात करें ना, कैसे स्कोर करना है। नहीं नहीं कर लेंगे, पीवाईक्यू लगा लेंगे, टॉपर्स कॉपी देख लेंगे तो हमारा ऐसा थोड़ी होता है। वो तो तुम्हारी आइडियलिस्टिक बातें होगी। नहीं तुम कर कहाँ रहे हो भाई, पिछले 6 महीने से ही बातें कर रहे हो। अरिस्टोटल यूज्ड टू हेट दिस काइंड ऑफ वर्ड। अरिस्टोटल सिंपली बोलता था कि भाई अगर मैंने बोला है कि ये चीज होगा या फिर मुझे करना है तो उस पर करना शुरू करो, वेट किस बात की कर रहे हो। सो एरिस्टोटल वाज प्रैग्मेटिक इन नेचर। लिखिएगा, टाइटल दीजिए। तो ये सब हमें चीजें समझ में आ गई। व्हाइट हेड की लाइन हम लोग समझ गए, याद रखना। व्हाइट हेड की ये लाइन याद रखना, इसको वीवीआई कर लो बच्चों। एग्जाम में जब भी आप क्वेश्चन में, हालांकि ऐसे भी लिखने के लिए दूंगा, तो वहां पे बार बार या एग्जाम में ये टर्म यूज करोगे, बड़ा अच्छा मार्क्स मिलेगा। तो ये लिख लीजिए। तो इस प्रकार हमने ये समझा कि पॉलिटिक्स क्या होता है, पॉलिटिकल क्या होता है, पॉलिटिकल फिलॉसफी, थ्योरी, साइंस क्या होता है, पॉलिटिकल थॉट क्या होता है। अब चूंकि वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट में दो थिंकर पूरी वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट को रिप्रेजेंट करते हैं, और वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट का जन्म ही हुआ था ग्रीस में। और जब ग्रीस की बात करते हैं, एंशिएंट ग्रीस की, तो दो ही थिंकर्स दिमाग में आते हैं, दैट इज प्लेटो एंड अरिस्टोटल। और जैसा कि व्हाइट हेड ने कहा कि पूरी वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट में प्लेटो और अरिस्टोटल के ही सारे बच्चे हैं, मतलब उन्हीं की बातों को रिपीट करने वाले हैं सब। इवन मॉडर्न पॉलिटिकल साइंस के भी तो दो हिस्सा है ना। मॉडर्न पॉलिटिकल साइंस में वेस्टर्न, मॉडर्न पॉलिटिकल साइंस में वैसा कैटेगरी जो वेस्टर्न वर्ल्ड से जुड़ा है, और मॉडर्न पॉलिटिकल साइंस में वैसा कैटेगरी जो ईस्टर्न वर्ल्ड से जुड़ा है। इवन मॉडर्न पॉलिटिकल साइंस में भाई 1945 के पहले क्या था, ट्रेडिशनल था। वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट कैसा था, ट्रेडिशनल पॉइंट ऑफ व्यू से चलता था, ट्रेडिशनल बातें करते थे, फिलोसफिकल बातें करते थे जितने थिंकर थे। वेस्टर्न पॉलिटिकल साइंस में ट्रेडिशनल अप्रोच में ही होता है ना। 1945 के पहले ये जो ट्रेडिशनल पॉलिटिकल साइंस है उसमें जो भी थॉट थी वो ट्रेडिशनल थिंकर की थी, और अगर मैं ट्रेडिशनल कह रहा हूं तो फिलोसफिकल ही थी। 1945 के बाद मॉडर्न हुआ, और अगर मैं कह रहा हूं 1945 के पहले ट्रेडिशनल, ट्रेडिशनल पॉलिटिकल साइंस में, तो उसमें भी तो दो कैटेगरी है, ईस्टर्न एंड वेस्टर्न है। दोनों को मैं कह रहा हूं, दोनों फिलोसफिकल बात करते थे। गांधी ले लो इंडिया में ईस्टर्न में, या वेस्टर्न में तुम ले लो ऑफ कोर्स मैरी वुllस्टोनक्राफ्ट का ले लो 1945 के पहले। अब 1945 के बाद तुम मॉडर्न पॉलिटिकल साइंस के दो कैटेगरी बांट दो, ईस्टर्न एंड वेस्टर्न, होगा ना भाई। तो वेस्टर्न पॉलिटिकल साइंस में तुम ले लो जॉन, कल मैंने बताया था ना कैरन हाल्स के बारे में, मैंने जो बताया था, उस व्यक्ति को देखो कितनी साइंटिफिक बातें कर रहा, वीमेन को लेकर कितना अच्छा बात किया था 1969 में और 1962 में। उसने कई ऐसे लिखा, बात किया कि नहीं किया वो। हमारे इंडिया में देख लो आफ्टर 1945 क्या थिंकर नहीं हुए क्या, जयप्रकाश नारायण फ्रॉम बिहार, कितनी एक्सपेरिमेंटेड बातें करते थे भाई। 1970s के डिकेड्स में भारत में एक आंदोलन लॉन्च हुआ था, मूवमेंट, जिसका नाम था संपूर्ण क्रांति। कभी जयप्रकाश नारायण को मैं अभी पढ़ाऊंगा आगे चल के, देखोगे कि बहुत बड़ा डिफरेंस है। एक तरफ जयप्रकाश नारायण साइंटिफिक बात कर रहे हैं, सुन के भी बड़ा अच्छा लगेगा, अरे क्या अच्छा लग रहा है। वहीं गांधी को पढ़ोगे तो क्या गांधी बोलते हैं कि नन वायलेंस से आजादी पाई जा सकती है। अच्छा ये बताओ बेटा, उन्होंने करके दिखाया है, लेकिन सुनने में थोड़ा नहीं लग रहा फिलोसफिकल।
Yes, sir. कुछ क्लियर हो रहा है? तो अगर मैं मॉडर्न पॉलिटिकल साइंस कर रहा हूं तो उसकी भी दो कैटेगरी, वेस्टर्न एंड ईस्टर्न है। लेकिन मॉडर्न पॉलिटिकल साइंस में चाहे वेस्टर्न हो या ईस्टर्न है, ये सारे थिंकर साइंटिफिक हैं, साइंटिफिक बातें करते हैं। खैर, अब आते हैं हम लोग रियल अपने टॉपिक पे, प्लेटो लिखकर डैश दो। तो अगर आप अपना पॉलिटिकल साइंस का सिलेबस देखोगे तो उसमें आपको एक टर्म दिखेगा, प्लेटो, है ना। ये पहली टॉपिक है जिसके बारे में हमें पढ़ना है, प्लेटो, है ना। तो प्लेटो लिखकर डैश दो भाई, प्लेटो लिखकर डैश दो। है ना, प्लेटो लिखकर डैश दीजिए। लिखो प्लेटो, प्लेटो, और ब्रैकेट में लिखना 428। प्लेटो, प्लेटो, प्लेटो 428, 428 तो 348 BC ऐसे लिखना। ब्रैकेट में से लिखना प्लेटो, और सब प्रेजेंट में लिखना है, प्रेजेंट टेंस में। क्योंकि अगर, अच्छा सवाल खड़ा था सर प्रेजेंट में क्यों लिखे सर? यूपीएससी आपको ये चाहती है आपसे कि आप एलाइव रखें सभी थिंकर्स को, उनको मारे नहीं आप। बोले सर मरे हुए हैं तो उनको मारे नहीं तो क्या करें? अरे भाई उनकी जो थॉट है ना उसको जिंदा रखना है, एलाइव रखना है। वो कैसे रख सकते हैं? इनको प्रेजेंट टेंस में दिखा करके। तो लिखो प्लेटो, ये लिख लिया, इसके बाद लिखना इज अ थिंकर। अगर वॉज लिखोगे कम मार्क्स देगा, है ना। किसी भी टॉपर की कॉपी देखना, ये पहली नियम होती है, रूल होती है पॉलिटिकल साइंस की, एवरीथिंग मस्ट बी प्रेजेंटेड इन प्रेजेंट टेंस। ठीक है। प्लेटो इज अ थिंकर हु बिलोंग्स टू टू ग्रीस, हु बिलोंग्स टू ग्रीस, हु बिलोंग्स टू ग्रीस। और ग्रीस में बेटा, जैसे मुझे बताओ 1947 के पहले इंडिया वाज अ कंट्री? नो, इंडिया वाज अ टेरिटरी। तो इंडिया में कई प्रोविंसेस थे, प्रिंसली स्टेट थे, है ना। जैसे जूनागढ़, काठियावाड़, तो अपने आप में खुद को देश माना करते थे। वो तो सरदार पटेल थे जिन्होंने इन सभी को एक में, एक धारे में, एक धागे में पिरोया, और इसके बाद वो धागा का नाम था इंडिया, उसमें पिरोया, और ये सारे लोग इंडिया के हिस्सा बने। सरदार पटेल को हमें थैंक्स करना चाहिए। बहरहाल, कम ऑन द पॉइंट। ग्रीस, अच्छा ग्रीस में एक एम्पायर था जिसका नाम था एथेंस। तो एथेंस में इनका जन्म हुआ था। जैसे इंडिया में नहीं होता था मराठा और मैसूर किंगडम के लोग लड़ गए, वैसे ग्रीस में दो फेमस ऐसे एम्पायर थे जिनमें आमतौर पे लड़ाइयां हुआ करती थी। आज के देख लो 2400 ईयर्स अगो, बीसी है तो जीरो के पहले वाला है। तो कौन कौन से एम्पायर थे? कहीं लिखना हो तो एथेंस एंड स्पार्टा लिख लो। ऐसे ही ऊपर में कहीं लिखना होगा, लिख लेना स्पार्टा, है ना। इनके बीच में हमेशा लड़ाई होते रहता था, एथेंस एंड स्पार्टा। बोलोगे सर ये कब पढ़ाएंगे सर लड़ाई के बारे में? वी विल डिस्कस अबाउट इट, डोंट वरी अबाउट इट। पूरी पॉलिटिकल साइंस की शुरुआत ही यहां से हुई है, एथेंस स्पार्टा की लड़ाई से। लिखिए एथेंस, लिखो। अब सवाल ये खड़ा होता है कि चलो ये तो समझ में आ गया, लेकिन सर हम प्लेटो को क्यों पढ़ रहे हैं? तो लिखो, अगला क्वेश्चन रेज करो यहीं पर, वाई वी आर स्टडिंग द प्लेटो। वाई वी आर स्टडिंग द प्लेटो, ये तो मालूम चल गया कौन है, बट वाई वी आर स्टडिंग द प्लेटो। हम प्लेटो को क्यों पढ़ रहे हैं? वाई वी आर स्टडिंग द प्लेटो, प्लेटो, वाई वी आर स्टडिंग द प्लेटो, एंड व्हाट इज द सिग्निफिकेंस, व्हाट इज द व्हाट इज द significance significance of Plato as a thinker। पहले तो हम प्लेटो को पढ़ क्यों रहे हैं, और प्लेटो एक थिंकर के रूप में कैसे महत्वपूर्ण है? मतलब कोई ऐसा बात बताया है क्या जो हम लोग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो, जो आज के समय में रिलेवेंट हो? बहुत सारी बातें धीरे धीरे समझ में आएगी, जीवन बदल जाएगा। मतलब अगर आप कभी भी उदास रहोगे ना, कभी आप इन थिंकर्स के बारे में पढ़ लेना, आपका पूरा वो स्ट्रेस ही खत्म हो जाएगा, इन्हीं में खो जाओगे आप। तो भाई वो दिखेगा आगे चल करके आप कैसे खुद को आप इसमें इन्वॉल्व करते हैं, वो दिखेगा आपको। लिखिएगा, पैराग्राफ बदल कर लिखना, बिकिस
because because Plato is known as the father of political philosophy. Because Plato is known as the father of political philosophy. Father of political philosophy. Political philosophy. चूंकि ये फादर ऑफ पॉलिटिकल फिलॉसफी है, इसलिए हम प्लेटो के बारे में पढ़ रहे हैं, है ना। और कोई तो फादर ऑफ पॉलिटिकल फिलॉसफी बना नहीं, दिस इज अ पर्सन। तो हमारे लिए जरूरी हो जाता है भाई, कोई व्यक्ति अपने आप को कह रहा है मैं फादर ऑफ पॉलिटिकल फिलॉसफी हूँ, कई पॉलिटिकल साइंटिस्ट ये कहते हैं, तो कुछ तो बात होगा, इसलिए हम इनके बारे में पढ़ रहे हैं। और आपको मालूम है फिलॉसफी किस चीज को जन्म देता है बेटा? थॉट को। कल हमने बताया था, है ना। तो पढ़ना तो पड़ेगा फिर हमें। तो सवाल ये खड़ा होता है, आपके मन में एक प्रश्न आ रहा होगा कि सर हु इज मोर इंपॉर्टेंट, प्लेटो और अरिस्टोटल, दोनों में महत्वपूर्ण कौन है? तो लिखो हु इज मोर इंपॉर्टेंट, हु इज मोर इंपॉर्टेंट, हु इज मोर इंपॉर्टेंट, प्लेटो और अरिस्टोटल, दोनों में महत्वपूर्ण कौन है? अरिस्टोटल, प्लेटो और अरिस्टोटल, हु इज मोर इंपॉर्टेंट, प्लेटो और अरिस्टोटल, प्लेटो और अरिस्टोटल, हु इज मोर इंपॉर्टेंट, प्लेटो और अरिस्टोटल? अरिस्टोटल। लिखो आंसर में लिखना, आंसर में लिखे बेटा बर्ट्रैंड रसल, बर्ट्रैंड रसल, रैंड रसल, ब्रैकेट में लिखना 1872 टू 1970। 1872 में इनका जन्म होता है और 1970 में इनका डेथ होता है। बर्ट्रैंड रसल once said, Bertrand Russell once said, Bertrand Russell once said। अच्छा एक ना, मैं चाहता हूं इनके बारे में लिखने से पहले लिख लो, ये एक ब्रिटिश थिंकर हैं, ये कहीं से शॉर्ट में लिख लेना, ब्रिटिश थिंकर हैं ये, ब्रिटिश थिंकर हैं ये। once said, Bertrand Russell once said in his book बुक का उनका नाम था, इन हिज बुक अ हिस्ट्री ऑफ वेस्टर्न फिलॉसफी, अ हिस्ट्री ऑफ वेस्टर्न फिलॉसफी, अ हिस्ट्री ऑफ वेस्टर्न फिलॉसफी, तो इनकी किताब है अ हिस्ट्री ऑफ वेस्टर्न फिलॉसफी। उसमें कहते हैं अ हिस्ट्री ऑफ वेस्टर्न फिलॉसफी, क्या कहते हैं? फिलॉसफी। बेटा मुझे थोड़ा ये बताओ, बर्ट्रैंड रसल ने क्या बोला होगा, थोड़ा बताओ। गुरु महत्वपूर्ण या उसका छात्र? कृष्णा, गुरु महत्वपूर्ण या छात्र? सर छात्र। नो। अब पूछो कैसे? कैसे? भाई फिलॉसफी से जन्म होता है ना थॉट का। हाँ सर। अच्छा ये बताओ, साइंस किसका बच्चा है? फिलॉसफी का। थॉट माने एक्सपेरिमेंट, है ना, और थॉट माने एक्सपेरिमेंट, यानी साइंस से रिलेशन है। क्लियर है? साइंस भी कौन एक्सप्लेन कर रहा है? हम और आप। पहले हम खुद को समझे हैं तभी तो हम साइंस को एक्सप्लेन कर रहे हैं ना, पहले हमने खुद को जाना। जितने भी साइंटिस्ट हैं, पढ़ोगे, जितने भी साइंटिस्ट हैं वो पहले खुद को जाने हैं कि वो है क्या, देन आफ्टर उन्होंने इन्वेंशंस की हैं, अपने पोटेंशियल को अनलॉक किया है पहले। तो बर्ट्रैंड रसल कहता है कि द गुरु इज इंपॉर्टेंट, प्लेटो इज इंपॉर्टेंट, इसमें कोई तुक ही नहीं है बताने लायक। लिखिए इन हिज बुक अ हिस्ट्री ऑफ वेस्टर्न फिलॉसफी दैट प्लेटो इज a teacher of Aristotle. Plato is a teacher of Aristotle. हमको अगर मिल जाए प्लेटो ऐसा, अगर हमको टीचर मिल जाता
तो नेक्स्ट एरिस्टोटल हम सभी होते हैं क्या बच्चों, है ना। तो प्लेटो इज अ टीचर ऑफ एरिस्टोटल, एरिस्टोटल, प्लेटो इज द टीचर ऑफ एरिस्टोटल, टीचर ऑफ एरिस्टोटल, because Plato is a teacher of Aristotle, and that is the reason Plato is greater than Aristotle, and that is the reason, and that is the reason, that is the reason, that is the reason Plato is greater than Aristotle. Aristotle. In addition to this, in addition to this, addition to this, in addition to this, Aristotle is a product of Plato. प्रोडक्ट माने समझ रहे हो ना। हम कहते हैं ना, अगर मान लो हम दिल्ली यूनिवर्सिटी से पढ़ाई करते तो क्या कहते हैं कि भाई हम लोग दिल्ली, मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी का प्रोडक्ट हूँ, कहते हैं कि नहीं कहते हैं। सिंपल सी बात। तो उसी प्रकार एरिस्टोटल इज अ प्रोडक्ट ऑफ प्लेटो, इज अ प्रोडक्ट ऑफ प्लेटो, प्रोडक्ट ऑफ प्लेटो, प्लेटो। एरिस्टोटल इज द प्रोडक्ट ऑफ प्लेटो, ऑफ प्लेटो। तो अब ये प्रूफ हो गया ना, हु इज ग्रेटर, प्लेटो इज ग्रेटर। एंड व्हाई प्लेटो इज ग्रेटर, बिकॉज प्लेटो इज द गुरु ऑफ एरिस्टोटल, है ना। और एरिस्टोटल इज द प्रोडक्ट ऑफ प्लेटो। भाई प्लेटो के अपने स्कूल में, या फिर उसका अपना स्कूल था प्लेटो का, प्लेटो कई बच्चों को पढ़ाया होगा, उसी में से एक कामयाब निकल गया एरिस्टोटल। जैसे हम ही लोग शिक्षक लोग हैं, पढ़ाते हैं, तो हमारे क्लास में से भी कोई बच्चा एरिस्टोटल बन गया, कोई मकियावेली बन गया, कोई आईएएस बन गया, कोई आईपीएस बन गया, है ना। तो ये चीज है प्लेटो। ऐसे ही मैं यहां पर चाहता हूं कि एक और बहुत बड़े थिंकर हुए, उनका नाम था एमर्सन। पैराग्राफ बदल कर लिखना, along with Emerson says, along with Emerson says, along with Emerson says, Emerson says, तो बोलोगे सर एमर्सन कौन है। एमर्सन सेज, और यहां पर अगर लिखना एमर्सन के बारे में तो लिख लो रैल्फ वोल्डो, रैल्फ वोल्डो इमर्सन उनका पूरा नाम है। 1803 में इनका जन्म हुआ और 1882 में इनका डेथ होता है। राल्फ ओल्डो एमर्सन, WALDO, राल्फ ओल्डो एमर्सन, एमर्सन। और ब्रैकेट में लिख लेना अमेरिकन थिंकर, अमेरिकन थिंकर, अमेरिकन थिंकर, अमेरिकन थिंकर। सेज दैट, तो ये क्या कहते हैं, सेज दैट, सेज दैट क्या कहते हैं, सेज दैट, सेज दैट प्लेटो इज फिलॉसफी। प्लेटो अपने आप में एक फिलॉसफी है, प्लेटो इज फिलॉसफी, फिलॉसफी, एंड फिलॉसफी इज प्लेटो। बड़ी, बहुत बड़ी बात है ये, एंड फिलॉसफी इज प्लेटो। इनका कहना है कि जब तुम प्लेटो का नाम लेते हो तो टर्म अपने आप फिलॉसफी तुम्हारे माइंड में आने लगेगा, है ना, टर्म तुम्हारे अपने आप माइंड में आने लगेगा। क्योंकि देखो भाई ऐसा है, जैसे अगर आप मुझे बताओ, आपने कभी ऐसे व्यक्ति को देखा है बेटा क्या तान्या, जो बहुत झूठ बोलता हो, मतलब उसका नाम सुनते ही आपको लग जाता हो झूठा आदमी है, ऐसा हैव यू फेल्ट अबाउट इट, ऐसा Yes, sir. लगता होगा ना। यस सर। किसी व्यक्ति का नाम देखते ही मेघना ऐसा फील होता होगा ना, उसकी पर्सनालिटी झलक जाती होगी, है ना। Yes, sir. ऐसा हुआ है कि नहीं बेटा, बताओ सच सच। Yes, sir, definitely. सर हुआ है। हाँ, तो ना बस ऐसे समझिए कि हमारे एमर्सन कहते हैं कि जब आप प्लेटो के बारे में पढ़ते हैं, प्लेटो का नाम सुनते ही ऐसा लगता है वो फिलोसफर है वो। क्यों भाई, क्योंकि उसकी पूरी जीवन ही फिलॉसफी में कटी है। जब आप रिपीटेडली कोई चीज को करने लगते हो ना, तो आपकी पर्सनालिटी में झलकने लगता है। तो ये कहते हैं एमर्सन साहब, रॉल्फ वाल्डो एमर्सन कहते हैं, अमेरिकन थिंकर, भाई प्लेटो इज फिलोसफी एंड फिलोसफी इज प्लेटो, मतलब कोई डिफरेंस नहीं। इफ यू आर
टेकिंग द नेम ऑफ प्लेटो, फिलॉसफी अपने आप, जैसे हम लोग कहते हैं ना भगवान राम को, कि भगवान राम का आपने नाम लिया, है ना, भगवान राम का अगर आपने नाम लिया तो अपने आप क्या हो गया, पूरी तरीके से आपका डर खत्म हो गया, क्योंकि भगवान नाम का ही प्रायवाची है निर्भयता। पढ़ते हो ना भाई, फिलॉसफी तो देखे होगे अगर रामचरितमानस पढ़े हो, है ना। तो वही मैं यहाँ के कहने का प्रयास कर रहा हूं, एमर्सन इज सेइंग दैट। इसी प्रकार एक और थिंकर होते हैं, उनका नाम लिखना, पैराग्राफ बदलकर लिखना, कार्ल पोपर। कार्ल पोपर also explains by saying, also explain by saying the thing, saying the thing, saying ऐसे लिखना, saying, इसको मिटा देता हूं मैं, saying one can be saying one can be platonic, one can be either, one can be either, one can be either platonic or anti-platonic, or anti-platonic, but one cannot be non-platonic, 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 non-platonic. Here non-platonic means, here non-platonic means, here non-platonic means one can never ignore Plato. One can never ignore Plato. तो कार्ल पोपर का कहना है कि देखो ऐसा है कि कोई भी व्यक्ति या तो प्लेटोनिक हो सकता है, यानी प्लेटो को मानने वाला हो सकता है, प्लेटो की बातों में बिलीव करने वाला हो सकता है, या कोई व्यक्ति प्लेटो के खिलाफ हो सकता है। लेकिन कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जो प्लेटो को इग्नोर कर सकता है। क्यों भाई? ये कब होता है कृष्णा? जब वो आदमी खूब इन्फ्लुएंशियल हो, उसका जो वर्ड अपने आप में वेट रखता हो। जैसे हम लोग बोलते हैं ना कि भाई अच्छा ये मुझे बताओ, कभी कभी ऐसा होता ना, या तो आप क्या होगे, या तो आप ईश्वर को मानोगे या फिर ईश्वर को नहीं मानोगे, ये वर्ड हम लोग यहां पे कह सकते हैं। लेकिन कार्ल पोपर कहते हैं कि प्लेटो के संदर्भ में यू कैन नॉट इग्नोर द प्लेटो, आप या तो उसको मानने वाले हैं या फिर उसके खिलाफ आप रहने वाले हैं, यही दो कंडीशन हो सकती है। लिखिएगा। तो सवाल ये खड़ा था, कोई क्यों नहीं इग्नोर कर सकता है प्लेटो को? तो लिखो, बिकॉज ही इज टू मच इन्फ्लुएंशियल, because he is too much influential, because he is too much influential, and because he is too much influential, because he is too much influential, and his thought is more influential, 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 that we cannot ignore, that we cannot ignore what he said, ignore what he said.
इसके थॉट इतने स्ट्रांग है ना, जो उसने कहा है ना उसको आप इग्नोर ही नहीं कर सकते हैं आप। मतलब आप बताओ, क्या हम और आप अपने जीवन में फिलोसफिकल बात नहीं करते हैं क्या, कि सर ये वाला सोच रहे हो एग्जाम हुआ दे दे, यही एग्जाम हुआ दे दे, सब दोनों में से कोई ना कोई तो निकल लिया जाएगा, है ना। सो दिस इज बेसिकली व्हाट मेघना बेटा, व्हाट इज दिस, दिस इज बेसिकली अ काइंड ऑफ फिलोसफी दैट यू आर टॉकिंग अबाउट, राइट। बट आप अगर उसको ग्राउंड लेवल पे इंप्लीमेंट कर रहे हो, देन व्हाट इज दिस। जब आप ग्राउंड लेवल पे इंप्लीमेंट करते हैं तो आप अरिस्टोटल हो जाते हैं, जब आप इस प्रकार की बातें करते हैं तो आप प्लेटो हो जाते हैं, है ना। सो ये हमने लिख लिया, लेकिन एक सवाल यहाँ खड़ा हो जाता है। सवाल क्या खड़ा होता है, तो अब ये है कि भाई कार्ल पोपर है कौन, तो लिखो पैराग्राफ बदलकर, कार्ल पोपर इज अ थिंकर। कार्ल पोपर, कार्ल पोपर इज अ थिंकर, कार्ल पोपर इज अ थिंकर who born in 1902 and died in 1994, died in 1994, an Austrian, ऑस्ट्रेलिया मत लिख देना, ऑस्ट्रियन, ऑस्ट्रियन ब्रिटिश फिलोसफर। इस प्रकार से मुझे ये बताओ कि ये व्यक्ति मॉडर्न पॉलिटिकल साइंस का थिंकर हुआ या फिर ट्रेडिशनल पॉलिटिकल साइंस का, कौन बताएगा मुझे। ये मॉडर्न पॉलिटिकल साइंस का थिंकर हुआ या ट्रेडिशनल, बच्चों बताइए। सर मॉडर्न। मॉडर्न हुआ, क्योंकि जिस समय ये मेच्योर एज में होगा तब तक 1945 क्रॉस कर चुका होगा, है ना। तो आफ्टर 1945 के बाद मॉडर्न पॉलिटिकल साइंस को काउंट किया जाता है। हालांकि ये ऐसा पर्सन है जो ट्रेडिशनल पॉइंट ऑफ व्यू से भी ट्रेडिशनल पॉलिटिकल साइंस को भी समझा है, मॉडर्न को भी, क्योंकि 1945 के पहले इसका एज 43 ईयर है, 45 के बाद 44 46 ईयर का ही हो चुका। आप देख लो ना, 1992 में इसका जन्म हुआ है, आप खुद काउंट कर लो। तो ये दोनों ही पॉलिटिकल साइंस के डिसिप्लिन को देख चुका है ये, ठीक है। तो ये क्या कहता है, ये कहता है कि भाई ऐसा है कि प्लेटो जो है उसको आप इग्नोर नहीं कर सकते, ये वही थिंकर है। लिखिए, इंटरेस्टिंगली, 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 कार्ल पोपर इज द बिगेस्ट कॉन्टेम्पररी क्रिटिक ऑफ प्लेटो। कार्ल पोपर इज द ग्रेटेस्ट, इज द ग्रेटेस्ट, इज द ग्रेटेस्ट कंटेम्पररी, कंटेम्पररी, और जहां लिखना कंटेम्पररी वहां पे 20th सेंचुरी लिख लीजिएगा, 20th सेंचुरी क्रिटिक ऑफ प्लेटो। तो प्लेटो के अपने टाइमलाइन में अरिस्टोटल उसका सबसे बड़ा क्रिटिक था, लेकिन 20th सेंचुरी का सबसे बड़ा क्रिटिक अगर कोई रहा प्लेटो का, इट वाज कार्ल पोपर, कार्ल पोपर। लिखो, कार्ल पोपर had written, had authored a book, had authored a book, Karl Popper had authored a book, authored a book, authored a book called Open Societies, माने खुला समाज, Open Societies and its enemies, its enemies। तो इसकी किताब का नाम था। इस किताब में ये कहता है कि ओपन सोसाइटी का दुश्मन कौन कौन है, मैं उनका नाम बता रहा हूं। ये व्यक्ति कहता है, कार्ल पोपर। ओपन सोसाइटी मतलब समझते हो, जहां पे महिलाएं आजादी से रह पाए, वुमेन फ्रीडम के साथ रह पाए, हर आदमी फ्रीडम के साथ जी पाए। तो अब जब ऐसी कंडीशन होती है उसे हम कहते हैं ओपन सोसाइटी। इसने किताब लिखी जिसका नाम था ओपन सोसाइटी एंड इट्स एनिमीज। तो इसमें इसने बोला है कि ओपन सोसाइटी का सबसे बड़ा दुश्मन था प्लेटो। प्लेटो कभी नहीं चाहता था कि विमेन पूरी फ्रीडम से रह पाए। हाँ, वुमेन एम्पावरमेंट को सपोर्ट करता था, लेकिन कंप्लीट फ्रीडम नहीं देता था ये। लिखो, इन दिस पर्टिकुलर वर्क, वर्क मतलब बुक यहां पर कंसीडर किया जाता है। इन दिस पर्टिकुलर वर्क, इन दिस पर्टिकुलर वर्क, इन दिस पर्टिकुलर वर्क, वर्क कार्ल पोपर डिनोटिंग ओपन सोसाइटी एज डेमोक्रेसी, ओपन सोसाइटी इज डेमोक्रेसी। तो ओपन सोसाइटी माने डेमोक्रेसी हुआ, डेमोक्रेसी।
and saying that Plato, Karl Marx, पर्सिया, जिसे आज जर्मनी का, तो पर्सिया नहीं प्रशिया, जर्मनी का एक थिंकर था कार्ल मार्क्स, और प्रशियन गवर्नमेंट का ऑफिशियल फिलोसफर था हिगेल, उसका नाम था हिगेल। ये बात हो रहा है 1800 से 1900 टाइमलाइन के बीच में। हिगेल, जैसे अभी सुधांशु त्रिवेदी बीजेपी के ऑफिशियल एक्सपोज पर्सन है ना, हर मामलों में बीजेपी को बचाते हैं कि नहीं कांग्रेस से या ऑपोजिशन पार्टी से, वैसे ही उस दौरान एक बहुत बड़ा थिंकर हुआ करता था। उस थिंकर का नाम जानते हो क्या था? हिगेल। हिगेल ही वो व्यक्ति है जो कहा क्या, हिगेल कहता है कि भाई ऐसा है कि किसी भी इंसान को सरकार और देश के खिलाफ नहीं बोलना चाहिए। क्यों नहीं बोलना चाहिए? क्योंकि देश और सरकार ये भगवान का एक रूप है, गॉड का एक रूप है, रिफ्लेक्शन है। हिगेल हो और कार्ल मार्क्स एक समय के लोग हैं। तो कहता है कि डेमोक्रेसी के दुश्मन कौन कौन है? प्लेटो, कार्ल मार्क्स एंड हिगेल। तो इनमें से लिखना, नहीं काट ले म्यूट कर लेना बेटा, नेहा सॉरी म्यूट कर लो, सॉरी सर। नेहा म्यूट कर लो बेटा। लिखिए क्या लिखवा है हमने, तानिया एक बार बोल दो बेटा। सर आपने एनिमीज में, लिखवाया इट हैज पर्टिकुलर वर्क कार्ल कूपर डिनोटिंग ओपन सोसाइटी एज डेमोक्रेसी। ओके, सो ये एनिमी जहां लिखे हो ना वहां पर ऐसे निकाल देना टेंटिकल्स, और प्लेटो, कार्ल मार्क्स और हिगेल लिख लेना, ठीक है ना? प्लेटो, कार्ल मार्क्स और हिगेल। और इसमें लिखेगा पैराग्राफ बदल कर, पैराग्राफ बदल कर लिखना, पैराग्राफ बदल कर लिखना, पैराग्राफ बदल कर लिखना, पैराग्राफ बदल कर लिखना। कार्ल पोपर इज सेइंग they are the enemy of democracy, they are the enemy of democracy, they are the enemy of democracy, 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 enemy of democracy, democracy। डेमोक्रेसी मतलब क्या होता है? जहां पे फ्रीडम हो, सभी को राइट्स मिले। कार्ल मार्क्स कभी डेमोक्रेसी को सपोर्ट नहीं करता था, क्योंकि इसका मानना था कि डेमोक्रेसी का ही भाई है लिबरलिज्म। कार्ल मार्क्स कहता है, ये पढ़ाऊंगा आगे चल के कार्ल मार्क्स में। कार्ल मार्क्स कहता था कि डेमोक्रेसी यानी लोकतंत्र और आजादी यानी लिबर्टी, जिसे उदारवाद कहते हैं, उदारता कहते हैं, उदार कहते हैं। इसके बाद कैपिटलिज्म यानी पूंजीवाद, ये तीनों भाई हैं। और कार्ल मार्क्स मानता था कि इन देशों में वर्कर्स का एक्सप्लॉयटेशन बहुत होता है, गरीब लोगों का या श्रमिकों का, क्योंकि यहां पर अमीर फ्री है, कुछ भी करता है ना, कुछ भी करता है। और कार्ल मार्क्स दुश्मन था। कार्ल मार्क्स मानता था कि कैपिटलिज्म बहुत खराब तरीका होता है किसी देश में। कैपिटलिस्ट कंट्री जो होती है, पूंजीवादी जो देश होते हैं, वहां पर देखोगे प्राइवेट कंपनी बहुत होगा। अब जब प्राइवेट कंपनी होगा तो एक्सप्लॉयटेशन भी होगा, शोषण भी होगा गरीबों का। नफरत करता था कार्ल मार्क्स। अब उसका अपना कारण था, क्योंकि नेगेटिव चीज देख रहा था कार्ल मार्क्स। लेकिन वही कहते हैं कार्ल पोपर कि ऐसा है कि कार्ल मार्क्स इज द एनिमी ऑफ द डेमोक्रेसी, लोकतंत्र का दुश्मन है, वो नहीं चाहता है लोकतंत्र हो। इवन प्लेटो नहीं चाहता है। प्लेटो चाहता है कि भाई कोई एक राजा हो जो लीड करे, यानी मोनार्कियल यानी राजतंत्र को सपोर्ट करता है प्लेटो। क्यों भाई? क्योंकि प्लेटो के गुरु अरे सुकरात जब मरे थे तो उस दौरान ग्रीस में डेमोक्रेसी था। और प्लेटो क्या कहता था, मैंने समझाया था आप सभी को कि मेरे गुरु को लोकतंत्र ने मार दिया, मेरा गुरु लोकतंत्र के ऊपर बलिदान हो गया, लोकतंत्र का बलि चढ़ गया, डेमोक्रेसी का पूरी तरीके से विक्टिम बन गया, प्लेटो कहा करता था। इसलिए डेमोक्रेसी से हेट करता था। इवन हिगेल प्रशिया का राजा का ऑफिशियल फिलोसफर है, और क्या कहा करता था? द किंग इज द री इनकारनेशन ऑफ गॉड, राजा भगवान का प्रतिरूप है, अवतार है, ऐसा मानता था। नाउ दीज काइंड ऑफ वर्ड, पहले तो ये प्लेटो और हेगेल तो पूरे मोनार्की के सपोर्टर है। कार्ल मार्क्स ना मोनार्की का सपोर्टर ना डेमोक्रेसी का। तो हालांकि तीनों एक प्रकार से डेमोक्रेसी के दुश्मन है कि नहीं? जब कार्ल मार्क्स पढ़ेंगे तो मालूम चलेगा कार्ल मार्क्स किस चीज को सपोर्ट कर रहा है। डोंट वरी अबाउट इट। तो ये हमने देखा। तो ये अब एक टाइटल, कैपिटलिस्टिक था ना कार्ल मार्क्स? क्या बेटा? कैपिटलिस्टिक था ना कार्ल मार्क्स? नहीं बेटा, कम्युनिस्ट था वो।
सोशलिस्ट सोशलिस्ट था। हाँ, सोशलिस्ट कम्युनिस्ट था। तो भाई सोशलिस्ट कम्युनिस्ट क्या होता है, मैंने पिछले क्लास में बताया था। कम्युनिस्ट छोटा भाई है, और इसका एक्सट्रीम फॉर्म क्या होता है जल्दी बताओ, सोशलिस्ट होता है। कम्युनिस्ट माने साम्यवाद, जैसे सुने होगे, और सोशलिस्ट यानी समाजवाद। वी विल रीड अबाउट इट, डोंट वरी। तो कार्ल मार्क्स के बारे में जब पढ़ेंगे आपको मालूम चलेगा। ये कम्युनिस्ट और सोशलिस्ट दोनों, और दोनों का पिता है ये। कौन दोनों का पिता है? कार्ल मार्क्स। सो कार्ल मार्क्स इज द फादर ऑफ सोशलिस्ट एंड कम्युनिस्ट। वी विल रीड अबाउट इट। आई विल रिक्वेस्ट यू प्लीज डू नॉट टेक द नेम ऑफ कार्ल मार्क्स। ये अपने आप में एक समंदर है। कार्ल मार्क्स इज ओशियन बेसिकली। छोड़ दो उसको। बस इतना समझो, कम्युनिस्ट का सपोर्टर, कम्युनिस्ट और कैपिटलिस्ट दोनों एक दूसरे के दुश्मन होते हैं। क्यों? क्योंकि कैपिटलिस्ट कंट्री में, याद रखना, वर्कर्स का एक्सप्लॉयटेशन होता है। यहां पर अमीरों की सरकार होती है, कम्युनिस्ट में वर्कर्स का सरकार होता है। यहाँ की जो गवर्नमेंट होती है, वर्कर में से ही लोग आते हैं, और यहाँ पर बिजनेसमैन में से लोग आते हैं। बिजनेसमैन वर्कर का एक्सप्लॉयटेशन करता है, समझ रहे हो? यहाँ पर क्लास होगा अमीर और गरीब का, यहाँ पर नो क्लास। कम्युनिस्ट में एक ही क्लास होगा, ह्यूमन। यहाँ पे एक्सप्लॉयटेशन होता है, यहाँ पे प्राइवेट इंडस्ट्री प्रमोट की जाती है, यहाँ पे प्राइवेट इंडस्ट्री नहीं होता है इस प्रकार के थॉट में। यानी जो देश अगर कम्युनिस्ट थॉट का है, वहां पे कोई प्राइवेट इंडस्ट्री नहीं दिखेगा। यहाँ पर आप अपना निजी संपत्ति बना सकते हो, गाड़ी घोड़ा बंगला बना सकते हो, यहाँ पे नहीं बना सकते हो। यहाँ पे लाउड ही नहीं है। यहाँ पर आप उतना ही आपको गवर्नमेंट देगा जितना और को दे रहा है, यानी सबको इक्वालिटी यहाँ पे होता है। लेकिन आज के समय में कम्युनिस्ट कोई कंट्री रहा ही नहीं, ऊपर ऊपर से भले कोई कह दे। और कम्युनिस्ट बड़ा अच्छा वर्ड है, लेकिन कम्युनिस्ट के नेगेटिव भी दो चीजें हैं। एक तो धर्म कोई मानता नहीं है, दूसरा इसका कोई अपना देश नहीं होता है। कार्ल मार्क्स ने एक बात कही थी कि जितने भी विश्व के वर्कर हैं, एक साथ जुट जाओ और अपने अपने देश के बिजनेसमैन के खिलाफ ब्लडी रिवॉल्यूशन कर दो, जान से मार दो। अगर वो तुम्हारी हक मार रहा है, अगर तुम्हारा राइट मार रहा है, राइट को वायलेट कर रहा है, तुम्हें तुम्हारी डिजर्व, जो तुम डिजर्व करते हो नहीं दे रहा, तुम्हारा एक्सप्लॉयटेशन कर रहा है, सहो मत, टॉलरेट मत करो, मार दो उसको। इतना एक्सट्रीम स्टेटमेंट दिया था, जिस समय दिया था उस समय हीगेल हुआ करते थे। अच्छा, हीगेल उस दौरान प्रशिया के ऑफिशियल फिलोसफर थे। उन्होंने किंग से कहा कि सर ऐसा है, इसको भगाइए, प्रशिया में ही रहने वाला था, इसको भगाइए देश से, नहीं तो ये व्यक्ति देश के यूथ को भड़का देगा और देयर विल बी अ केओस, एक बहुत बड़ा आंदोलन होगा, फ्रांस की क्रांति जैसा। तो बोला सर फ्रेंच रिवॉल्यूशन तो सर 1789 में हुआ था ना सर। अब हीगेल, कार्ल मार्क्स, भाई कार्ल मार्क्स का जन्म होता है बच्चों 1813 में, डेथ होता है इसका 1883 में। हीगेल इनसे उम्र में बड़े थे कार्ल मार्क्स से, तो इसी टाइमलाइन के थे वो। समझ रहे हो मेरी बात को? कार्ल मार्क्स ने भले फ्रेंच रेवोल्यूशन अपनी जिंदगी में नहीं देखा, लेकिन हीगेल ने देखा, क्योंकि हीगेल का जन्म हुआ था जब, उसके बाद हुआ था फ्रांस की क्रांति 1789 में। पढ़ेंगे हम लोग कैपिटलिस्ट एंड कम्युनिस्ट क्या होता है बच्चों। और किसी को किसी प्रकार की समस्या प्यारे बच्चों? नो सर। ओके बेटा, चलिए तो होमवर्क लिख लिया जाए। लिखो भाई, होमवर्क लिख लो, होमवर्क लिख लीजिए। थोड़ा सा जितना आपको नॉलेज है उतना ही लिखो। डिफाइन द पॉलिटिकल साइंस, डिफाइन मॉडर्न 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 पॉलिटिकल साइंस। डिफाइन मॉडर्न पॉलिटिकल साइंस। पहली क्वेश्चन, पहली क्वेश्चन, डिफाइन मॉडर्न पॉलिटिकल साइंस। दूसरा क्वेश्चन लिखो बेटा, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन प्लेटो। शॉर्ट में लिखना है जितना हमने आपको बताया है, और उसमें आप सभी थिंकर का भी नाम डालना, वेदर इट इज द कार्ल पोपर या व्हाइट हेड, सबको लिखना। डिस्कस अबाउट द प्लेटो, और सब 50 to 70 वर्ड्स में लिखना है। जब प्लेटो खत्म हो जाएगा तो जो, क्योंकि पीवाईक्यू में अभी तक जितना पढ़ा है वहां से नहीं आता, ये तो हम आपका बेस बना रहे थे।
प्लेटो से ही अब क्वेश्चन आना शुरू होगा, यानी पीवाईक्यू का जो क्वेश्चन हम लोग डिस्कशन करेंगे क्लास के पास, जैसे वो प्लेटो जब कंप्लीट होगा तो प्लेटो करेंगे, अरिस्टोटल कंप्लीट होगा तो अरिस्टोटल का करेंगे, जो पिछले 10 ईयर में आया है। लिख कर आपको दिखाऊं कैसे लिखना है, तो इससे एक आइडिया लग जाएगा। डोंट वरी, इतना बढ़िया से पॉलिटिकल साइंस रेडी करा दूंगा ना कि फिर आप उसमें स्कोर कर लोगे। बस इतना याद रखना, जो समझा रहा हूँ उसको यहाँ पे बसा लो, रियलिटी में उतार लो, ध्यान से सोचना। जब पढ़ाता हूँ तो ध्यान से उसको समझा करो, बस हो गया। कुछ है इसमें थोड़ी। अब पर ये सब सारी चीज अगर नहीं भी याद रहती है तो कम से कम कंसेप्ट तो याद रहेगा ना। और याद हो जाता बेटा, एबीसीडी थोड़ी नहीं याद किए थे, प्रैक्टिस से ही तो याद हुआ था। डॉक्टर इंजेक्शन देना सीखता है क्या कि वहीं पे देना है हमको, वहीं पे देना है, वहीं पे देना है, वहीं पे देना है, वहीं, ऐसा थोड़ी होता है। द एक्सपीरियंस विच डॉक्टर गेन ओवर द ईयर, उससे उसको मालूम चलता है ना। चलिए आज के लिए इतना ही। और किसी प्रकार का कोई प्रॉब्लम, मैं चाहता हूँ नोट्स आप लोग देख लीजिए, कहीं अगर किसी प्रकार की समस्या हो तो एक बार पूछ लीजिए, है ना। आई एम अवेलेबल हियर। मेघना, तान्या बेटा, वर्षा, स्वीटी। सर दो ही क्वेश्चन है ना? हाँ बेटा। सर हाँ, दो ही क्वेश्चन है। दो ही क्वेश्चन। अच्छा, कॉपी पे चेक करा लेना, कल वाला जो होमवर्क था, ठीक है ना। सर आज ही हाँ, चेक करा करेंगे लेना कि बेटा। कल चेक करेंगे? हाँ, आज ही कर देते हैं बेटा, है ना। आज, आज नहीं कल कर देते हैं दोपहर में, कैसा रहेगा मेघना? यस सर, सही रहेगा, दोनों दिन का साथ में कर दीजिएगा। हाँ, दोनों दिन का। तान्या, आपका ये रह गया ना, तान्या आपका रह गया, आपका हम देख लेंगे खाली, क्योंकि आपका कल नहीं हुआ था। हाँ सर। हाँ, वो देख लेंगे, बाकी सबका हो गया था बेटा। चलिए बच्चों, मिलते हैं फिर। थैंक यू टू ऑल ऑफ यू। डेली क्लास ज्वाइन कर लिया करो पॉलिटिकल साइंस का, जो सर जो मुझे बच्चे कुछ पूछना है सर। हाँ बेटा। गुड इवनिंग सर। सर पूछना ये था सर, ये क्लास कितने बजे से मतलब चालू होता है सर, क्योंकि मुझे पता नहीं था। अरे जानते हो, देखो आजकल क्या हो रहा है कि मुझे बार बार सेक्रेट जाना पड़ रहा है जी सर। सचिवालय। कुछ काम है, मतलब अपने ही जी। इंस्टीट्यूट से रिलेटेड, और पॉजिटिव चीज है वो, तो उस चीज को लेकर बार बार जाना पड़ रहा है। जी। फिर जो माइनॉरिटी डिपार्टमेंट के एडिशनल सेक्रेटरी इब्रार सर, उनसे मिलना पड़ रहा है। सुहेल सर जी हो सर। गए जो चीफ सेक्रेटरी, तो इसलिए मैं थोड़ा इधर डिस्टर्ब था। लेकिन कल से क्या होगा कि सब फ्री हो जाए, कल से सब लाइन पे रहेगा। मैं एक भी जी क्लास नहीं छोड़ने वाला हूँ, आप लोग का याद रखिएगा। जी सर। आप लोग को पूरा बिजी रखने वाला हूँ। और अभी एथिक्स वाली क्लास शुरू होने वाली है, तान्या मालूम है ना बेटा? तो 26 से स्टार्ट है ना? मैम विल अपडेट योर टाइम, क्योंकि आज ना एक मीटिंग लेने वाले हैं सारे हम अपनी टीम का, तो उसमें ना शेड्यूल हम लोग डिसाइड करके सारे बच्चों को बोल देंगे, ग्रुप में भी शामिल कर देंगे जिनका जिनका नहीं हुआ है। ठीक है सर। जी। ओके बेटा, थैंक यू टू ऑल ऑफ यू। Thank you, sir. थैंक यू सर। थैंक यू बेटा। थैंक यू सर। थैंक यू सर। यस।